हेलो स्टूडेंट्स, अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि केमिस्ट्री की जो क्लासेज हो रही हैं उसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने शुरुआत के 3 चैप्टर हमने डिस्कस किया था। अब हम कहाँ पे चलेंगे, चौथे चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो आपके केमिस्ट्री की क्लासेज होंगी वे आपके मल्टीपल एग्जाम में आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। जैसे एडीओ हो गया, बिहार एसआई हो गया और बिहार सचिवालय। इसके लिए ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए चौथे पर चलते हैं। चौथे चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि हम कब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तब तब उत्पाद के रंग में परिवर्तन हो सकता है, या उत्पाद के तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या अवस्था में ठीक है, या फिर उत्पाद के रूप में किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तब एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, और जो नया पदार्थ बनेगा उसमें क्या होगा, उत्पाद होगा। उसमें या तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या तो तापमान में परिवर्तन होगा, या तो अवस्था में परिवर्तन होगा, या तो किसी गैस का उत्सर्जन संभव है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे आपका रंग में परिवर्तन होगा। तो जैसे रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन कैसे हो सकता है? एक रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करेगा फेरस के साथ। कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करेगा फेरस के साथ। तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है नीला। जब रिएक्शन होगा तो आप सल्फेट प्लस कॉपर Cu, अर्थात ये जो आपका फेरस सल्फेट बना है उसका रंग कैसा हो गया? हरा हो गया। तो तीर के जो एरो है इसके बाईं ओर जो जो चीजें होती है उसको कहते हैं हम लोग अभिकारक, रिएक्टेंट। ठीक है, और एरो के जो दाहिनी ओर उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। मैं अभी क्या इससे पहले बता रहा था, यही बता रहा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जो उत्पाद बनेगा उसमें या तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, या तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है। इन चारों में से कुछ भी एक होगा तब हम कह सकेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। तो हमने पहले एग्जांपल देखा था किसका? अभी हमने देखा रंग में परिवर्तन का। ठीक है, रंग में परिवर्तन। तो ये हो गया अभिकारक और ये हो गया आपका उत्पाद या प्रोडक्ट। तो आप याद रखिएगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमेशा एक होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि कॉपर सल्फेट अलग पदार्थ है, Fe अलग पदार्थ है,
फेरस सल्फेट अलग पदार्थ है, सिर्फ कॉपर अलग पदार्थ है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तब हमेशा एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, और केमिकल रिएक्शन होगा तो हमेशा कौन सा परिवर्तन होगा? केमिकल चेंज होगा या वो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए, तो पहला हो गया रंग में परिवर्तन का उदाहरण। दूसरा क्या था? दूसरा था आपका तापमान में परिवर्तन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कैसे उत्पाद के तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं, यह फॉर्मूला किसका भी होता है? संगमरमर। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वह जब जल से क्रिया करेगा, इसे क्या कहते हैं? बिना हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। जब ये जल से क्रिया करेगा तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस काफी मात्रा में क्या होगा? उष्मा का उत्सर्जन होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो आप चूना देखे होंगे व्हाइट कलर का होता है, क्या होता है वो? कैल्शियम ऑक्साइड। उसे क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना। और ये कभी कभी एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है। तो जब बिना बुझे हुए चूने को जल में डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। उसे क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, और जब होंगे कि जब भी चूने को पानी में डालते हैं तो काफी क्या होता है? हीट निकलता है, उष्मा निकलती है। जब क्लियर क्या हो रहा है? तापमान में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इसका तापमान और इसका तापमान क्या है? दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ ज्यादा तापमान होगा और यहाँ पर क्या होगा? कम तापमान होगा। तो जब भी तापमान परिवर्तन तो अपने आप तो नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा? कुछ ना कुछ वहां पे केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, तीसरा क्या था? तीसरा था अवस्था में परिवर्तन। तीसरा क्या है आपका? अवस्था में परिवर्तन। जैसे अवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता है? H2 प्लस O2, क्या बनेगा ये? जल। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जल का निर्माण होता है। इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा? दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन का दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जल के दो अणु का निर्माण होगा। तो यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोजन किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में। ऑक्सीजन किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में। लेकिन
जल किस अवस्था में होता है? जल होता है आपका लिक्विड फेज में होता है कि नहीं? ठीक है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि अवस्था में भी क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। उत्पाद किस अवस्था में है? लिक्विड फेज में। बाकी अभिकारक किस फेज में है? गैसियस फेज में। ठीक है। चलिए, चौथा संभव है कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है। कैसे होगा उसको देखते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो जब कोई भी धातु, जैसे मान लेते हैं सोडियम, सोडियम से भी क्रिया करेगा तो क्या होगा? तो सोडियम से भी क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोरीन से क्या करेगा? क्रिया करेगा और हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। आगे हम देखेंगे कि विस्थापन क्रिया क्या होती है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो ये हो गया आपका अभिकारक और ये हो गया आपका उत्पाद। इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस होगा? दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो सोडियम और दो सोडियम। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि किसी न किसी गैस का क्या हो? वहां पर उत्सर्जन हो। तो हम कहेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का निकलना, अर्थात जब रिएक्शन होगा तो ऊष्मा क्या होगा? निकलेगा। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, CaO अभिक्रिया करेगा जल के साथ तो क्या बनाएगा? CaOH होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहां पर क्या हो रहा था? ऊष्मा निकल रहा था। अर्थात जब केमिकल रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में जब ऊष्मा निकलेगा या प्रोडक्ट का तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कैसा रिएक्शन होगा? वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा। ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, और एग्जांपल हो सकता है जैसे ईंधन का जलना। ठीक है। ईंधन का जलना, जैसे मान लीजिए लकड़ी है ये और इतने सारा लकड़ी क्या हो रहा है? जल रहा है। जलेगा तो क्या होगा? यहाँ पर आग निकलेगा। आग निकलेगा तो जो आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। हुआ कि नहीं? जब ईंधन कोई जलता है तो क्या करता है? वो अपने वातावरण में उष्मा का क्षेपण करता है, उष्मा को देता है, जिसके द्वारा क्या होगा? या कौन सी विक्रिया कहलाएगा? ये उष्मा क्षेपीय विक्रिया का क्या होगा? ये उदाहरण होगा। उसी प्रकार से जल का बर्फ में बदलना। जैसे ये आपका जल है, ठीक, H2O, H2O लिक्विड। इसमें से अगर आप उष्मा को निकाल देंगे तो इसमें जल से उष्मा निकलेगा तो ठंडा होने लगेगा। ठंडा होते होते क्या बन जाएगा? ये बर्फ बन जाएगा, यानी कि H2O सॉलिड। तो जल से जो उष्मा निकली है, जल से जो
उष्मा निकला है वो कहाँ जा रहा है? वह जा रहा है आपके वातावरण में, आपके इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो जल जब क्या होगा, ठंडा होगा, तो उसमें से उष्मा निकलेगा, आसपास के वातावरण में जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, उष्मा का क्षेपण हो रहा है, उष्मा निकल रही है। तो वैसे भी क्रिया जिसमें उष्मा निकलती है या उष्मा का क्षेपण होता है या सिस्टम से उष्मा इन्वायरमेंट में जाता है, वातावरण में जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल भाषा में क्या है, ये आपका एक सिस्टम हो गया या रिएक्शन हो रहा है, यहां से अगर उष्मा कहां पर जा रहा है, आपके आसपास के वातावरण में जा रहा है, तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी रिएक्शन है या कोई सिस्टम है, उससे उष्मा जा रहा है वातावरण में, तो क्या कहलाएगा, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? इसको लिखिए। अब दूसरे पर आते हैं, उष्मा शोषी उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल है, कोई एक सिस्टम है या जहां पर केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रहा है और ये इसके आसपास का क्या है, वातावरण है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर यहां पे उल्टा हो जाएगा, अगर जो उष्मा है वातावरण से कहां पर जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है, मतलब ये जो सिस्टम है या अभिक्रिया है वो क्या कर रहा है, वातावरण की उष्मा को शोषित कर रहा है, शोषण कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर, तो कैसे अभिक्रिया कहलाएगा, वो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे उदाहरण है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वैसे की अभिक्रिया होती है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, फल का निर्माण करते हैं, है कि नहीं। जल का यूज होता है, क्लोरोफिल होना चाहिए, तभी क्या होगा, फल का निर्माण होगा। तो सन, सन क्या हो गया, जो सन है उसके ऊर्जा को कहां पर उपयोग किया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो पेड़ की जो पत्तियां है जो क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, तब जाकर क्या होता है, धीरे धीरे फल का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में आसपास के इन्वायरमेंट से उष्मा का शोषण होगा, ठीक है, तब जाकर क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो प्रकाश क्रिया हो गई उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, उसी प्रकार से बर्फ का जल में बदलना, बर्फ का जल में बदलना, ये आपका आइस है, बर्फ है, H2O सॉलिड। अब ये जो बर्फ है जल में कैसे बदलेगा, तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे क्या करेगा, वो उष्मा का शोषण करेगा। जब उष्मा का शोषण करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाकर बर्फ किसमें बदलेगा, जल में बदलेगा, तब जाकर बर्फ इसमें कन्वर्ट होगा, ये H2O लिक्विड। तो बर्फ क्या करेगा, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से उष्मा का क्या करेगा, शोषण करेगा। बर्फ का जल में बदलना कौन सा उदाहरण हो गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या हो गया, ये उदाहरण हो गया, है कि नहीं। उदाहरण से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि बर्फ का जल में बदलना
ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है? और एग्जाम्पल हो सकता है वाष्पीकरण, सेम चीज है। मान लीजिए ये तालाब है, जल है, H2O लिक्विड, ठीक है। तो क्या ये जल अपने आप वाष्प में कन्वर्ट होगा, जलवाष्प बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा जलवाष्प? तो ये जो जल है आसपास के इन्वायरमेंट से ऊष्मा का शोषण करेगा। जब ऊष्मा का शोषण करेगा तब जाकर क्या होगा, जलवाष्प का निर्माण होगा, जो कि गैसीय अवस्था है। तो जल ऊष्मा का शोषण कर लिया, शोषण करेगा तो क्या होगा, उसके सतह का जो अणु या सतह का जो अणु है वो क्या होगा, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होने लगेगा। तो वाष्पीकरण भी गैसीय विक्रिया है, यह भी एक ऊष्मा शोषीय विक्रिया का उदाहरण है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये हो गया आपका ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद आता है आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन उसको समझने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे अगर हमें कहा जाए रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे, NaCl होता है। इसका फॉर्मूला NaCl2 क्यों नहीं होता है, या NaCl3 क्यों नहीं होता है, या Na2Cl3 क्यों नहीं होता है, NaCl ही क्यों होता है? ठीक है। तो आपको जानना पड़ेगा संयोजकता। संयोजकता मतलब संयोजन करने की शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं इसको वैलेंसी। तो अलग अलग जितने भी तत्व हैं सबकी क्या होती है, संयोजकता होती है। अर्थात कोई मेटल है तो उसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, उसका संयोजकता। क्योंकि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, संयोजकता। एग्जाम्पल से समझते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो ये जो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है यही क्या हो जाएगा, 1 है। तो मतलब सोडियम का संयोजकता कितना है, 1 है। क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान करके अष्टक पूरा करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी धातु के कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वह किसी अधातु या रेडिकल को या मूलक को प्रदान करता है वही उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। आपको कुछ ऐसे तत्वों का संयोजकता को याद रखना है, जैसे उदाहरण के लिए संयोजकता 1 वाले एलिमेंट कौन कौन है, तो वह है सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, सारे आपके तत्व हैं, उनकी संयोजकता कितनी है, 1 है। अर्थात हमारी कक्षा में क्या होगा, जो अगर धातु होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, अगर धातु होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो धातु जितना इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है उसकी संयोजकता हो जाएगी, और धातु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसकी संयोजकता हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर देखा जाए संयोजकता 2 वाले एलिमेंट कौन कौन हो सकता है, तो ये हो सकता है कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, फेरस होगा, फेरस, जिंक, लेड, ऑक्सीजन, सल्फर,
सेलेनियम, ठीक है, मुख्य रूप से मैग्नीज। तो ये जितने भी आपके तत्व हैं इनकी संयोजकता कितनी है? 2 है। उसी प्रकार से संयोजकता 3 भी हो सकता है। किसका किसका होगा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, गैलियम, इंडियम, ठीक है। इन सबकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। इसमें धातु भी है और अधातु भी है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे रेडिकल होते हैं जिनकी भी 1, 2 या 3 संयोजकता होती है। रेडिकल को कहते हैं मूलक। मूलक की मूलक को क्या कहते हैं? रेडिकल्स। अच्छा, ये रेडिकल्स या मूलक क्या होते हैं? मूलक या रेडिकल क्या होते हैं? तो ऐसे अणु का समूह जिनमें कम से कम जिनमें कम से एक इलेक्ट्रॉन क्या फ्री होते हैं, तो रेडिकल या मूलक क्या कहलाता है? वैसे अणु या परमाणु या उनका समूह जिनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या क्या रेडिकल हो सकता है? आपका रेडिकल हो सकता है सल्फेट SO4, रेडिकल हो सकता है आपका नाइट्रेट NO3, ठीक है, नाइट्राइट NO2, सल्फाइट SO3, बाइसल्फेट HSO4, बाइसल्फाइट HSO3। ये कुछ एग्जांपल है। तो कुछ जो मूलक होंगे उनका भी हम देखेंगे कि किस मूलक की संयोजकता 1 होती है, किस मूलक की संयोजकता 2 होती है और किस मूलक की संयोजकता 3 होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो वैसे मूलक जिनकी संयोजकता कौन कौन होंगे? नाइट्राइट, बाइसल्फेट, हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। वैसे मूलक जिनकी संयोजकता है कौन कौन होंगे? सल्फेट, सल्फाइट, डाइक्रोमेट, सिलिकेट, इन सबकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। वैसे मूलक जिनकी संयोजकता 3 होगी, मुख्य रूप से क्या है वो? नाइट्राइड, फॉस्फेट और फॉस्फाइट PO3 की संयोजकता कितनी होगा? 3 होगा। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है मूलक की संयोजकता, और आपको क्या याद रखना है? धातु एवं अधातु की संयोजकता। क्यों याद रखना है? क्योंकि जब आपको संयोजकता याद होगा तभी आप केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि किस प्रकार से हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, हमने अभी एग्जांपल दिया था, सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है Na, होता है Cl। तो यहां पर सोडियम का संयोजकता कितना है?
एक, क्लोरीन का संयोजकता कितना है, एक है कि नहीं। जब संयोजकता सेम हो जाते हैं उस समय क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं और सीधा लिख लेंगे NaCl। तो अब समझ में आया कि NaCl2 क्यों नहीं होता था, NaCl3 क्यों नहीं होता था, क्योंकि सोडियम का संयोजकता एक, क्लोरीन का भी एक। जब संयोजकता सेम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा NaCl। वैसे ही ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कैल्शियम का संयोजकता दो, ऑक्सीजन का भी दो, तो क्या हो गया ये CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, CaO हो गया। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखेंगे, जिंक क्लोराइड, जिंक क्या हो जाएगा Zn, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो जिंक का संयोजकता कितना होता है, दो, क्लोरीन का होता है आपका एक। यहाँ पर क्या होगा, जब अलग अलग संयोजकता होगा तो फॉर्मूला लिखने में दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस का मतलब एक कहाँ पे चला जाएगा, जिंक के पास, और दो कहाँ चला जाएगा, Cl2 के पास, Cl के पास। क्या बन जाएगा, ZnCl2। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, ZnCl2। क्लियर है। जब भी अलग अलग संयोजकता होंगे वे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पर क्रॉस हो जाएंगे। वैसे ही नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हो जाएगा Mg, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा OH। तो मैग्नीशियम का संयोजकता हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, एक। तो जब अलग अलग संयोजकता होगा तो वे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पर क्रॉस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस, वन कहाँ चला गया, यहाँ पे टू कहाँ चला गया, OH पे। तो जनरली हम वन को नहीं लिखते हैं, Mg हो गया, टू इसका आया तो क्या हो गया, OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, हुआ कि नहीं। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर आपको तत्व या फिर मूलक की संयोजकता आपको याद होगा तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया टोटल आपको 5 प्रकार पढ़ने हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। एक एक करके देखेंगे। तो पहला अभिक्रिया कौन सा है, संयोजन संयोजन अभिक्रिया क्या होगा, जब दो या से अधिक इकाई मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं,
कहा जाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया H2 प्लस O2, क्या बनेगा ये H2O। ठीक है, तो यहां पर अभिकारक कितने हैं, दो हैं, एक और एक, दो। उत्पाद कितना है, एक है, तो अभिकारक है दो या दो से अधिक, यहाँ पे दो है, और उत्पाद कितना है, एक है। तो यह कौन सा रिएक्शन हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ाव, जुड़ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था CaO प्लस H2O, ये क्या बनाएगा उत्पाद में, CaOH होल ट्वाइस प्लस उष्मा निकलेगा, है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड किससे क्रिया कर रहा है, जल के साथ, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस होगा, देखिए, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, ये आपका क्या ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन। यहाँ भी अभी कारक कितने हैं, दो, प्रोडक्ट कितना है आपका, एक। ये भी किसका उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा जो अभिक्रिया है वह है वियोजन रिएक्शन। तो उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद निर्माण करते, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, और हम क्या करेंगे, गर्म कर, हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 गैस। यहां पर क्या हो गया, ये एकल अभिकारक है, एकल अभिकारक है, प्रोडक्ट कितना है, दो है, प्रोडक्ट कितना है, दो या दो से अधिक हो सकता है, प्रोडक्ट कितना यहाँ पर है, दो है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टूट रहा है, तो जब टूटेगा तब दो या दो से अधिक क्या, किसका निर्माण होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, क्या है, बैलेंस रिएक्शन है, तो ऑलरेडी बैलेंस है, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक कार्बन, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन, और दो और एक, तीन ऑक्सीजन। और भी हो सकता है उदाहरण, जैसे H2O को विद्युत अपघटन करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसमें टूटेगा, ये टूटेगा H2 गैस प्लस O2 गैस में, है कि नहीं, ऐसे टूटेगा H2 गैस प्लस O2 गैस में। इसको अगर बैलेंस करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर जल का विद्युत अपघटन हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति हो रही है। क्या कर रहा है, ये जो आपका एकल क्या है, विकारक है, वह दो उत्पादों में क्या हो रहा है, ब्रेक।
तो संयोजन अभिक्रिया हमेशा वियोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है, या वियोजन अभिक्रिया हमेशा संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया में जुड़ाव होगा और वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, टूटेगा। क्लियर है यहां तक? लिखिए इसको। चलिए, अब जो तीसरा रिएक्शन है वह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसको समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा अभिक्रियाशीलता कैसे। सबसे पहले क्या आता है, जो सबसे रिएक्टिव होता है वह होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिंक, फेरस, टीन, पीबी, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद Hg, Hg मतलब पारा, उसके बाद Ag, और सबसे लास्ट में क्या होता है, Au। तो ये आपका अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। सबसे रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। सबसे कम कौन है, सोना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना, ठीक है। इस प्रकार से तो विस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया होती है जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। क्या होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को रिएक्शन से क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे विस्थापित करेगा भाई। एग्जाम्पल है, मान लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का, संयोजकता 2 इस पे आ जाएगा, एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 इस पर आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट है, इससे अभिक्रिया कर रहा है कौन, सोडियम। अब चेक कीजिए कि सोडियम और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर आता है सोडियम, एल्यूमिनियम इसके नीचे आता है। सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, एल्यूमिनियम कम अभिक्रियाशील है। तो सोडियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम को रिएक्शन से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। कैसे करेगा, तो सोडियम किससे अभिक्रिया करेगा, SO4 के साथ। सोडियम अभिक्रिया करेगा सल्फेट के साथ। मैंने अभी बताया था सोडियम का संयोजकता 1, सल्फेट का 2, अलग अलग संयोजकता है, क्या हो जाएगा ये, लॉस हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये, Na2SO, आपका जो प्रोडक्ट बन गया Na2SO, और एल्यूमिनियम क्या हो गया, विस्तृत हो गया, निकल गया, है कि नहीं। तो यहां पर देखिएगा कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को रिएक्शन से क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। बैलेंस कीजिए, कैसे बैलेंस होगा,
तो यहाँ पर देखिएगा सल्फेट कितना है, 3 है, सल्फेट कितना है, 1 है। 3 से पूरे में गुणा हो जाएगा, ये पूरे में गुणा हो जाएगा, गया। अब सोडियम कितना हो गया, 3 × 2 6, 6 सोडियम हो गया। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम है 2, तो यहाँ पर 2 बैठा दीजिए, 2 एल्यूमिनियम हो गया। अब रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसे कहते हैं संतुलित समीकरण, बैलेंस्ड रिएक्शन, है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है आपका, सिंपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इससे भी क्रिया करेगा कैल्शियम। क्या होगा यहाँ पर देखिए, जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम, तो जिंक और कैल्शियम में कौन ज्यादा क्रियाशील है। यहाँ पर आइए, जिंक कहाँ पर है, यहाँ पर है, कैल्शियम कहाँ पर है, यहाँ पर है। कैल्शियम जिंक से ज्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है, अर्थात जिंक को क्या कर देगा, वो रिएक्शन से विस्थापित कर देगा। कैसे विस्थापित करेगा, तो कैल्शियम किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ। कैल्शियम क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ, कैल्शियम का संयोजकता 2, ऑक्सीजन का भी 2। क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों की संयोजकता क्या है, सेम है। तो आपका जो प्रोडक्ट बन गया, क्या बनेगा, ये CaO। प्रोडक्ट क्या हो गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और जिंक क्या हो गया, विस्थापित हो गया। विस्थापित मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन से ये हट गया है। कौन जुड़ गया इसके साथ, कैल्शियम जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ। ये बैलेंस रिएक्शन है, संतुलित समीकरण है। एक जिंक, एक जिंक, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, है कि नहीं। ये आपका है विस्थापन अभिक्रिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब जो आपका चौथा रिएक्शन है, वह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, यहां पर विस्थापन ना होकर आयनों का एक या आदान प्रदान होता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। कैसे होगा, बहुत सिंपल एग्जांपल है। NaCl अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, ठीक है। जो पहला होगा उसको प्लस मानेंगे क्योंकि धातु है, दूसरा वाला क्या होगा, अधातु है तो वो माइनस होगा। धनात्मक और ऋणात्मक, मैग्नीशियम धातु है तो धनात्मक, प्लस हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। यहाँ पर ये जो प्लस है इसके माइनस के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, और ये जो प्लस है इसके माइनस माइनस के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। क्लियर है। कैसे होगा, सोडियम अभिक्रिया करेगा सल्फेट के साथ, सोडियम अभिक्रिया करेगा सल्फेट के साथ। सोडियम का जो संयोजकता है वह है 1, सल्फेट का कितना है, ठीक है। जहां पर क्या बने, Na2SO4, Na2SO4। और मैग्नीशियम अभिक्रिया किससे करेगा, क्लोरीन के साथ। तो मैग्नीशियम अभिक्रिया किससे करेगा, क्लोरीन के साथ। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना है, 2, क्लोरीन का कितना है, 1। क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, क्या बनेगा, ये Mg2।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, Na2SO4 बना और क्या बना, MgCl2, और क्या बना यहाँ पर, MgCl2। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि ये पहला यौगिक है, पहला यौगिक का जो धनायन होगा दूसरे यौगिक के ऋणायन के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, और पहला यौगिक का ऋणायन होगा दूसरे यौगिक के धनायन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, अर्थात आयनों का आदान प्रदान हो गया, आयनों का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस होगा, सोडियम 2, सोडियम एक ही है, 2 से गुना हो गया, तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन हो गया, एक मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम, ठीक है, एक सल्फेट एक सल्फेट, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया सोडियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है, ये आपका रिएक्शन हो गया। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं जिंक कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो ये हो गया धनायन, ये हो गया ऋणायन, धनायन ऋणायन। अब ये जो धनायन है इसके ऋणायन से क्रिया करेगा क्लोरीन के साथ, और ये जो धनायन है इसके ऋणायन से क्रिया करेगा, जिंक अभिक्रिया करेगा क्लोरीन के साथ, Cl के साथ। हमें 3 नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, कौन सा वो एलिमेंट है। 3 क्यों आया है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का संयोजकता है। ठीक है, तो जिंक का संयोजकता कितना हो गया, 2, क्लोरीन का कितना हो गया, 1। अलग अलग संयोजकता रहेगा, क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ZnCl3 बनेगा। आपका क्या हो गया यहाँ, NCl3। चलिए पहला पता चल गया यौगिक, दूसरा क्या होगा, एल्यूमिनियम अभिक्रिया करेगा कार्बोनेट के साथ, तो एल्यूमिनियम का संयोजकता 3, कार्बोनेट का संयोजकता 2। अलग अलग संयोजकता रहेगा, क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, Al2CO3 का होल थ्राइस, Al2CO3 का होल थ्राइस, प्रोडक्ट हो गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। चलिए अब तो बैलेंस करते हैं, जिंक 1 है, जिंक 1 है, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 3 है, कार्बोनेट 3 है, वहाँ पे कार्बोनेट 3 होना चाहिए, तो 3 से पूरे में गुना कर दिए, कार्बोनेट कितना हो गया, 3, तब जिंक भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक भी अब कितना हो गया, 3 हो गया, 3 जिंक। जब 3 जिंक हो गया तो 3 से मल्टीप्लाई होगा किस में, 3 से, तो क्लोरीन हो गया 3 गुना 3 9 हो गया, यहाँ पर 3 ही है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुना 3 9 हो गया। एक मिनट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 3 है, तो कैसे होगा बैलेंस है, फिर से चेक करते हैं, जिंक कार्बोनेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बन गया आपका जिंक, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है, ZnCl2 होगा ना, ZnCl2, क्योंकि इसका 2 है, उसका कितना है, 1 है, क्या होगा ZnCl2। अब बैलेंस हो जाएगा, फिर से बैलेंस करते हैं इसको, चलिए बैलेंस करते हैं, तो जिंक कितना है, 1, जिंक कितना है, 1, कार्बोनेट कितना है, 1, कार्बोनेट कितना है यहाँ पर, 3, 3 से बैलेंस कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जिंक कितना हो गया, 3, जिंक कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3। अब यहाँ पे कार्बोनेट कितना है, 3, कार्बोनेट कितना है, 3, एल्यूमिनियम कितना है, 2, एल्यूमिनियम कितना है, 2। ठीक है, और क्लोरीन कितना हो गया, 2 गुना 3 6,
3 गुना 2 6। तो ये आपका क्या हो गया, आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया, है कि नहीं? बैलेंस रिएक्शन है ये। तो यहां पर क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज होगा। जब आयनों का एक्सचेंज होगा तो कौन सा क्रिया होगा, द्विविस्थापन। एज सिंपल एज डैट। ठीक है, इसको लिखिए। अब जो आपका लास्ट रिएक्शन है वह है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। एक एग्जांपल समझेंगे। कॉपर ऑक्साइड क्रिया कर रहा है जिंक के साथ, तो ये बनेगा ZnO प्लस Cu। ठीक है, सबको सिंपल समझना है। अगर ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है तो उसका क्या होता है, उपचयन होगा। अगर ऑक्सीजन निकलता है तो उसे क्या, उस एलिमेंट का क्या होगा, अपचयन होगा। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ जिंक क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो अब क्रिया होने के बाद क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस Cu। क्यों हुआ, क्योंकि यह एक विस्थापन क्रिया का उदाहरण है। क्योंकि जिंक कॉपर से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। तो ज्यादा क्रियाशील है तो जिंक किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन गया, ZnO, और Cu क्या हो गया, विस्थापित हो गया। ठीक है, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो कॉपर का नहीं पता है x, ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 2। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। जब जिंक फ्री स्टेट में रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उपचयनांक। उपचयनांक कितना होगा, 0, जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। कैसे होगा, ऐसे ही निकाल सकते हैं। x मान लिया प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर 0, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में कोई चार्ज नहीं है, इस बराबर कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर कॉपर क्या हो, फ्री स्टेट में आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0। अर्थात कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट में कॉपर कितना है 0। इसका मतलब कॉपर का देखा जाए तो पहले कितना था 2, बाद में कितना हो गया 0। अर्थात उपचयनांक या ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गया, कमी हो गया। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होता है तो वहां पर हमेशा क्या होगा, अपचयन। ठीक है, अपचयन, रिडक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अर्थात हम ये कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया इसका, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। इसके विपरीत जिंक ऑक्साइड का कितना था, जिंक पहले कितना था 0, 0 से कितना हो गया 2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो क्या हो गया, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगा तो जिंक का जिंक ऑक्साइड में क्या हो गया, उपचयन। चयन मतलब क्या हुआ, उपचयन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसे कहते हैं रिडक्शन, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो आपको याद रखना है स्टेटमेंट कि उपचयन अपचयन क्रिया हमेशा साइमल्टेनियस होती है, एक साथ होती है। कभी भी ये दोनों अलग अलग नहीं होगा। एक चीज घटेगा तो दूसरा चीज क्या होगा,
बढ़ेगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन का निकलना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलेगा, क्या बच गया, कॉपर। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जानते होंगे कि पैकेट के चिप्स में कौन सी हवा भरी रहती है, सॉरी, चिप्स के पैकेट में कौन सी हवा भरी रहती है, वो होता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगा तो चिप्स का जो वसा है या फैट है या उसका तेल है, ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। जब अभिक्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा, एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेगा, जिसमें कहते हैं कि चिप्स क्या हो गए, खराब हो गए। इसलिए ऐसे गैस को डाला जाता है चिप्स के पैकेट में ताकि वो वसा या फैट से अभिक्रिया ना करे। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित सुरक्षित रखने के लिए उसे वायुरोधी डब्बे में क्या होता है, रखा जाता है। वायुरोधी मतलब उसमें ऑक्सीजन ना हो या ऑक्सीजन की पहुंच ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो पदार्थ का क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, और खाद्य पदार्थ का उपचयन हो जाएगा तो वह खाने लायक नहीं रह जाएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो आपका वीडियो का सीरीज चल रहा है ये पूरा केमिस्ट्री में कंप्लीट किया जाएगा, और अगस्त्य जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके लिए मल्टीपल एग्जाम के लिए आपके बेनिफिशियल होगा। जैसे एडीओ हो गया, बिहार एसआई हो गया, बीएसएस सीजीएल हो गया, और अदर एग्जाम के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी आ रहा है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, उसमें पूरा क्या है, आपका कॉन्सेप्ट को साथ लेकर चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।